हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर आज हम जो है मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है क्लास 8 की। आप देख सकते हैं ऑडियो में भी पढ़ा रही हूँ और वीडियो में भी है। 3 चैप्टर है पूरे, वहाँ पे मैंने करा रखा है वीडियो पे। ठीक है, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री करा ही रही हूँ, तो सोचा कि 12th हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी अभी मिडिवल नहीं पढ़ाया मैंने, वो भी जल्दी आएगी सीरीज़। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और आप सपोर्ट आप दिखा रहे हो तो दिख रहा है वो। तो मैंने इसलिए साइंस का चैप्टर भी मैंने जो कल था 8th क्लास का, वो मैंने पूरा पढ़ा दिया था। साइंस का 8th क्लास का वैसे तो मैं हाफ डाल दी डेमो क्लास के अकॉर्डिंग, तो मैंने कहा चलिए उसको मैं पूरा ही करवा देती हूँ। वो मैंने एक चैप्टर पूरा करवा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देख लेना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं हमेशा जो वीडियोस डाल देती हूँ डेमो क्लास के अकॉर्डिंग डालती थी, बट अब रिस्पांस दिख रहा है मुझे लोगों का, तो फिर पूरा ही आप चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ये थोड़े लंबे चैप्टर होते हैं, या तो ये पार्ट्स में आएंगे 12th क्लास के, या फिर मैं अगर पूरा पढ़ा पाती हूँ तो वो कर लूँगी, क्योंकि ऑडियो लाइव क्लास में भी मुझे आधा घंटा बोलना पड़ता है। उस वजह से थोड़ा आवाज़ में इशू आ जाता है। तो जैसे ही ऑडियो लाइव क्लास ख़त्म होती है, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ, तो फिर देखते हैं। चलिए, उपनिवेशवाद और देहात। देखो, मैंने अभी ऑडियो क्लास में 8th क्लास की ऑडियो क्लास स्टार्ट की है, और उसकी जो है 3 वीडियो भी पड़ी है मैंने, बनाई है, मतलब उसमें अपलोडेड है चैनल पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करिए तो हर जगह से मॉडर्न एस्पेक्ट स्टार्ट कर ही देना चाहिए, फिर धीरे धीरे हम बिपिन चंद्रा इस पर भी आते हैं। पहले एनसीईआरटी तो कवर करें। चलिए, उपनिवेशवाद और देहात। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। देखो, मैंने हमेशा से क्लास 8 का जो बैकग्राउंड है वो याद होगा आपको। तो उपनिवेशवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है। साम्राज्यवाद वह है जो एक देश पे दूसरे देश पे शासन कर लेता है, यानी आपको कॉलोनी बना लेता है एक तरीके से। ठीक है, चलिए इस अध्याय में आप देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ है, यानी उपनिवेशिक शासक का अर्थ है कि लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे। ये 8th क्लास में पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, इसे इस्तमनारी भी कहते हैं। ठीक है, और भी मुनरो व्यवस्था पड़ी थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। ठीक है, तो वही है, बस ये थोड़ा विस्तारित रूप में पढ़ेंगे इसको आज। ठीक है, चलिए देखिए, इस अध्याय के माध्यम से बंगाल के जमींदार मिलेंगे, राजमहल की पहाड़ी की यात्रा करेंगे, जहाँ पहाड़ियाँ और संथाल लोग रहते हैं। मैंने ऑडियो क्लास में दिक्कू वाला चैप्टर पढ़वा दिया है, नहीं देखा है तो सुन लीजिएगा, मतलब ऑडियो क्लास में वो। ओके, तो ये वाला एस्पेक्ट हमने 8th क्लास में देख लिया है, बस हमें थोड़ा विस्तारित रूप में पढ़ना है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए अब। ठीक है, चलिए ओके, तो देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया। आप राजस्व नीतियों को कैसे क्रियान्वित किया, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदला। ओके, राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानून के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन से पहले से अधिक धनवान बनते हैं। ठीक है, कौन गरीब होते हैं, किसे नई ज़मीन मिल जाती है और कौन अपनी उस ज़मीन को खो बैठता है जिस पे वह रहता है, गुजर बसर करता है। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं हिचकिचाते जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते हैं। अभी बेस बना लो, उसके बाद पढ़ाता अच्छे से। ऐसा करते समय लोग यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार वे अपने परिणामों कुछ फेरबदल कर देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो इन इतिहासों के बारे में बताते हैं।
आप इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के समान इस संबंध में उपस्थित होती है। आप राजस्व अभिलेख सर्वेक्षण, पत्र पत्रिकाओं सर्वेक्षणों, यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों, जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। चित्र कपास गांव में मंडी ले जाई जा रही है। इस चित्र में 20 अप्रैल 1961 में नंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। ये देखिए, कपास लेके जा रहे हैं। कपास गांव से मंडी, मतलब विलेज से मंडी में ले जाया जा रहा है, मार्केट में। ठीक है, तो मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ रीडिंग करी, और रीडिंग करने के अकॉर्डिंग ये जाना कि हम क्या क्या पढ़ेंगे बंगाल में, और देहातों के बीच में कैसे अपना उपनिवेश बनाया, इस प्रकार हम वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और सर्वेक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, जो सर्वेक्षण की कंपनी ने, हर चीज़ की रिपोर्ट को हम जानेंगे यहाँ पे एक एक करके। ये याद रखना कि क्लास 8th का जो हिस्ट्री की बुक है वो आपकी बेस बनाता है। वो बेस आपका उस चैप्टर में, जो चैप्टर उसके अंतर्गत है वो मैंने पढ़ा दिया है, और उसके अंतर्गत ये समझने में बहुत ईजी पड़ेगा। अब चलिए, बंगाल और वहाँ के ज़मींदार। अब बंगाल की सिचुएशन आपको पता है, हमने क्लास 8th में क्या पढ़ा था। सबसे पहले वहाँ पे आ जाते हैं। ओके, हमने वहाँ क्या पढ़ा था 8th क्लास की NCERT में। हमने पढ़ा था कि बंगाल में अकाल पड़ गया था 1770 में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो सोना चांदी पहले ब्रिटेन से ही आयात करे थे। अब सब कार्य, वो पैसा जो बना रहे थे ना, वो बंगाल से ही बना रहे थे। अब कभी फसल ख़राब हो जाती है तो किस प्रकार देंगे वही पैसे वगैरह, कर वगैरह, राजस्व वगैरह कैसे देंगे। तो अकाल पड़ना तो स्वाभाविक ही था, सब कुछ अर्निंग वगैरह वहीं से हो रही थी, तो फिर इस कारण अकाल पड़ गया था। ठीक है, एक मैंने 8th की स्थिति याद करवा दी, 8th क्लास की, वहाँ क्या चल रहा था। अब देखा, जैसा कि आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ। रॉबर्ट क्लाइव को तो जानते होंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली थी उसने मुगल बादशाह से, बंगाल में स्थापित किया। यही वह प्रांत है जहाँ सबसे पहले ग्रामीण समाज का पुनर्व्यवस्थित करने हेतु भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था, एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। आइए यह देखेंगे कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। अब पहले हमको यहाँ पे बंगाल की सिचुएशन देखनी है भाई। वर्धमान में की गई नीलामी की घटना 1797 की बात है। ठीक है, यानी कि अकाल के बाद की बात चल रही है यहाँ पे। अब एक टाइमलाइन लेके आ जाएगा ना, 1797 वर्धमान, आज के वर्धमान में एक नीलामी की गई। ठीक है, ऑक्शन किया गया। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। ठीक है, ये तो एक पब्लिक इंसिडेंट बन चुका था, बहुत बड़ा। वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भू संपदाएं बेची जा रही थी, यानी कि जो राजा की भू संपदाएं थी, उसकी जो संपत्ति थी उसे नीलाम कर दी जा रही थी। सन 1793 में इस्तमनारी बंदोबस्त लागू हो गया। ठीक है, ओके, तो क्या हो गया, इस्तमनारी बंदोबस्त लागू हो गया था। कहाँ पे, इस्तमनारी बंदोबस्त, यानी कि क्या स्थायी बंदोबस्त ही है। और स्थायी बंदोबस्त किसने लागू करवाया था, लॉर्ड, कमेंट में लिखो एक बार अगर आता है तो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है इसे लागू किया। ठीक है, 1713। अब देखो 1770 में अकाल पड़ा, मैंने बताया ना 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा। अब इस अकाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ तो सीखेगी ना कि आगे की राह क्या होगी। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तो हम उसमें आगे की राह भी जोड़ते हैं कि आगे क्या क्या इसके हम जो है चुनौतियों, और यहाँ पे उसकी आगे की राह, मतलब क्या क्या आगे हम देख सकते हैं, क्या क्या आगे हम चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले ही पूर्व में कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर 1793 में इस्तमनारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस्तमनारी यानी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त हम कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस जो हैं उन्होंने कहा कि जो राजस्व की राशि आप निश्चित कर दो, और देखो ये भी क्लास 8th का ही है। हाँ, वहाँ से राजस्व की राशि जो है निश्चित कर दी जाए, और उनसे
मतलब कर को जो है बढ़ाया घटाया नहीं जा था, संशोधन नहीं किया था, क्योंकि कर की जो दर थी वो निश्चित थी। अब इससे उन्होंने सोचा कि जो जमींदार है उनको भी फायदा मिलेगा और हमको भी। पर राजस्व की दर उन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी कि उसे चुका पाना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा हो रहा था। ऊपर से जमींदार खुद का पैसा भी नहीं लगा रहे थे ज़मीन पे, तो कैसे होता सारा कार्य। तो ये स्थायी बंदोबस्त रणनीति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या था, राजस्व की दर बहुत उच्च कर दी थी। अब जो जमींदार नहीं दे पाता था उसकी जो संपदाएं थी वो बेची ही जानी थी। राजा की संपदाएं जो उसने भू संपदाएं ली थी वो भी बेची जानी थी। अब कर की राजस्व उनको इतनी ज़्यादा नहीं रखनी थी मेरे मायने से, वरना ये अच्छा सिस्टम चलाने का एक तरीका था। चूंकि वर्धमान के राजा पे राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। अब देखो, क्लास 8th का मेरी ऑडियो लेक्चर अगर आपने सुना होगा तो उसको तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आ रही होगी। उसके लिए तो बस कह कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया, मतलब क्योंकि जो विस्तार ही पढ़ रहे हो आप एक तरीके से, थोड़ी वर्तमान की चीज़ें आ गई तो उसके दिमाग में जो है बातें फिट हो रही होंगी बहुत अच्छे से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ये वाली बुक स्टार्ट कर दी। चलिए, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे। ओके, तो मैं इसकी कहानी बताती हूँ आपको, सुन लो पहले, इसको छोड़ो, यहाँ पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े सा चित्रकारी कर देते हैं, ठीक है। ये हैं 3 बॉक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ नीलामी, नीलामी हो रही है, ठीक है। ये है राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे इसकी नीलामी कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये जो भू संपदा है इसकी नीलामी कर रहे हैं। अब राजा ने क्या किया, राजा ने दिमाग लड़ाया। राजा ने क्या किया कि यहाँ पे नीलामी करने के लिए लोग बैठे, ये कर रहे हैं, राजा भी देख रहा है, मतलब उसको मैंने राजा देख रहा है ऐसे बोल दिया। देखिए, अब ये राजा के जो लोग हैं 1 2 3 4 करके इन्होंने बोली लगा दी बहुत उच्च कीमत पर, ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट कंपनी खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुशम खुश, भाई अच्छे दाम में बिक गई करके। पर उन्हें क्या पता था कि जो राजा के आदमी ही जो है उनकी भू संपदाएं खरीद रहे थे और बहुत उच्च कीमत पे खरीद रहे थे। तो राजा क्या कर रहा था, राजा ने तिकड़म लड़ाया कि ये संपदाएं मुझे वापस चाहिए। तो उसने अपने ही आदमियों को भेजकर वहाँ कहा तुम बोली लगाओ झूठ मूठ की, और ताकि भू संपदाएं बची रहे, ठीक है। तो फिर राजा ने अपनी संपदा बचाने के लिए ऐसा किया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मालूम चला कि राजा ही उसको खरीद रही है करके, क्योंकि पैसे थोड़ा ना दे रहे थे वो, पैसे बेचने में पैसे नहीं दे रहे थे वो जब बोली ख़त्म हो जा रही थी। तो ये राजा ने सब प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी हर चीज़ के लिए, ठीक है। मतलब खुद ही अपनी संपदाओं का खरीदने का दिखावा कर रहा था अपने लोगों के थ्रू, अपने जो विश्वासी हुए उनके थ्रू, ठीक है। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाओं को क्या कहते हैं, महाल, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी जाती थी। लेकिन कलेक्टर को तुरंत इस सारी कहानी बहुत अजीब पेच दिखाई दी। उसे जानने में आया कि उसमें अनेक खरीदार तो राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे। उन्होंने राजा की ओर से ज़मीनों को खरीदा। तो मैं यहाँ पर एक स्टार लगाना चाहूँगी, बहुत ही गजब स्टोरी है, क्योंकि ये तो, ये लो स्टार लगा दिया, ठीक है। ओके, तो राजा के पास अपने नौकर एजेंट थे, उन्होंने राजा की ओर से ज़मीनों को खरीदा। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की ज़मीन खुले तौर पे बेच दी गई थी, पर उनकी ज़मींदारी का नियंत्रण उसी हाथ में रहा था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था, नीलामी में खरीदार कौन थे, यह कहानी उस समय पूर्व भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था इसके बारे में बताती है। यह है वर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता स्थित राजमहल, 19वीं शताब्दी की अंतिम, देखो कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर बना रखा है, जिसमें नित्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार थे। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अदा न किए जाने वाले राजस्व की समस्या। अकेले वर्धमान राजा की ज़मीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तमनारी बंदोबस्त लागू की। देखो वहाँ 8th क्लास में स्थायी बंदोबस्त लिखा है और यहाँ इस्तमनारी। तो क्वेश्चन अगर इस्तमनारी से बने या स्थायी से बने, दोनों एक ही चीज़ है। 75% से अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, यह आशा करते थे कि इस्तमनारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वह सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तब तक विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन। देखो अगर एग्रीकल्चर में आप जो है निवेश को प्रोत्साहन दोगे, और ऐसा तभी किया जा सकता है जब संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जो राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व नियमित प्राप्त की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश में एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बस इसकी रीडिंग देखनी है आपको ताकि आपको थोड़ा दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, पूंजी निवेश में एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया में छोटे किसान, यौमन और धनी भू राजस्व का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार शासन में पालन पोषण प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बनेगा। देखो चार्ल्स कॉर्नवालिस 1738 से 1805 का चित्र, 1750 थॉमस गैंथम द्वारा चित्र बनाया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 बंगाल में इस्तमनारी बंदोबस्त लागू किया गया तो उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये रहा कॉर्नवालिस की फोटो। तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए, लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन व्यक्ति थे जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी ने अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तमनारी बंदोबस्त लागू किया। अब देखो थोड़ा 8th क्लास पे चर्चा कर लेते हैं, उसी से रिलेटेड है, इजी पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। देखो 8th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त, यानी कि इस्तमनारी, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो राजस्व की दर है वह फिक्स कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? फिक्स। जिसके अंतर्गत क्या था? राजा या हम कह सकते उसको जमींदार। ठीक है, ये था। अब इसके अंदर होता क्या है देखो, सबसे पहले है किसान, बीच में है जमींदार। मैंने बहुत बार बता दिया है ये तो मैंने बहुत बार भी बता दिया है। ठीक है, इसकी शायद वीडियो अपलोडेड है 8th क्लास की। हाँ, इसकी वीडियो अपलोडेड है। किसी को अगर और बेसिक समझना है तो वहाँ पे जाके कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। क्लास 12th का थोड़ा विस्तार है ना, तो 8th क्लास की एक बार देख लेना मेरी वीडियो। ठीक है, या फिर मतलब यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगी आपको, तो देख लेना। ठीक है, फिर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ये है जो ये जमींदार है, ये बिचौलिए का काम करता था। किसान इसको देता था राजस्व और जमींदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जमींदार करप्शन भी तो कर सकता है। ठीक है, करप्शन भी तो कर सकता है। करप्शन इसने बहुत किया होगा। ठीक है, या फिर करप्शन तभी हो पाता होगा जब
राजस्व जो है मिलता होगा। जब किसान ही नहीं अर्निंग कर पाएगा तो कहाँ से देगा वो ज़मींदार भी, ठीक है। ज़मींदार के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 तक गाँव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले गाँव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा का कुल मांग निर्धारित करती थी। तदोपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी, और फिर जमींदार उन गांवों में निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठा करता था। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदाएं नीलाम कर दी जाएंगी। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक गए? कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे निवेश में प्रतिफल प्राप्ति की आशा प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यानी कंपनी का अधिकारी क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि जो राजस्व की अगर मांग हम निर्धारित किए जाने से जमींदार जो है अपने आप को मतलब सुरक्षित महसूस करेंगे कि हाँ चलो ठीक है, फिक्स है, और मतलब जो भी मुनाफा होगा फिर आधा तो हमारे पास ही आना है, तो इसलिए वो निवेश करने में ज़्यादा हिचकिचाएंगे नहीं, ऐसा सोचा, ठीक है। किंतु इस तिमाही बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपने राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की बकाया रकमें बढ़ती गई। ताल्लुकदार शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चल के ताल्लुकदार का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। जमींदार की इस असफलता के कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण, ये मैंने पूरा स्टोरी बता दी है, सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ मैं, स्टोरी आपको पता है, संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है, तो आगे चल के कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशी हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा। इसके लिए दलील दी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदारों का बोझ सने-सने यानी कि कम होता जाएगा, धीरे-धीरे मतलब। दूसरा, ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई, जब कृषि में उपज, यहाँ ऊपर वाला समझा देती हूँ अगर नहीं आया समझ तो। देखो, जो जमींदार हैं उनकी असफलता के कारण दे रखे हैं। पहला कारण क्या था? जो कि प्रारंभिक मांग थी, यानी कि शुरुआती मांग, वो बहुत ज़्यादा हाई थी। मैंने बताया ना, बहुत उच्च दर कर दी थी, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था कि जो मांग है उसमें जो पूरा समय है उसका जो निर्धारण है वो तो किया ही जा रहा था, लेकिन आगे चलकर जो कीमतें बढ़ती गई और बढ़ती गई, तो खेतों का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकती। मैंने कहा ना कि ज़मींदार सोचता कि हमको भी मुनाफा होगा करके। इस प्रत्याशी हानि से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा। इसके लिए दलील थी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पाद में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी। वो सोचते थे कि जो कृषक है वो उत्पादन ज़्यादा करता ही जाएगा, करता जाएगा। अब देखो, कभी ये नहीं सोचा उन्होंने कि इसका दूसरा एस्पेक्ट्स भी हो सकता है, उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि कभी जो कृषि है वो फलीभूत नहीं हो पाई तो फिर नुकसान ही तो होगा। दूसरा, यहाँ ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई, जब कृषि की उपज कीमतें नीचे थी, जिससे रैयत किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशियाँ चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसान से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता तो आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता है। तीसरा, राजस्व असमान था, फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय भुगतान जरूरी है। वस्तुतः सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार, सूर्यास्त यानी कि जब जिस दिन राजस्व करने की जो तारीख है उसके सूर्यास्त तक आपको सारा राजस्व देना होगा। यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता तो जमींदार को उसकी जमींदारी जो है नीलाम कर दी जाती, उसका ऑक्शन कर दिया जाता था। चौथा, इस्तेमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपने जमींदार का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया। यानी कि जो इस्तेमरारी बंदोबस्त है उसने प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में जो जमींदार की जो शक्ति थी उसको राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का मैनेजमेंट करने तक के लिए उसकी जो अधिकार शक्ति थी उसको सीमित कर दिया। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता है, ठीक है।
बंगाल में रैयत ज़मीन को खुद काश्त नहीं करते, बल्कि सिक्मी रैयत को आगे पट्टे पे दे दिया जाता है। ठीक है, सिक्मी रैयत मैं दिखाती थी। देखो मेरा थोड़ा गला ना यहाँ पे दर्द हो रही है मेरे गले में, तो ऐसा सुन लो, थोड़ा 2 मिनट रेस्ट मिल जाएगा मुझे भी। सिक्मी रैयत या सिक्मीदार जमींदारी के दौरान एक काश्तकारी श्रेणी थी। ये किसान बड़े रैयत से जमीन लेकर छोटे किसानों को खेती के लिए देते थे। असली रैयत खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि जमीन को आगे उप किराएदारों को सौंप देते थे, जिन्हें दर रैयत भी कहा जाता था। आई होप आपने सुन लिया होगा। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर उन्हें नियंत्रित अथवा विनियमित करना, उनकी सत्ता अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित रखना भी चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों को सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया था, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया था और उनकी कचहरी को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर को देख रेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थायी न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय समय के साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के लिए एक विकल्प केंद्र के रूप में उभर गया। जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित तथा प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व को भुगतान नहीं कर सका, तो एक कंपनी अधिकारी तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उनकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो। राज्य उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाए। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता है, लेकिन राजस्व ग्रह अमला वाला याद कर लो। हाँ, अमला एक अधिकारी है, अमला। कभी कभी खराब फसल और नीची कीमतों का कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी करते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले वर्धमान जिले में राजस्व भुगतान का बकाया 30,000 से भी अधिक बार लंबित था। जोतदारों का उदय। लंबा हो रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, 27 मिनट 28 मिनट। चलो जोतदारों को उदय पढ़ लेते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसान के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल में दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता है, विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे और कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे अर्जित कर लिए। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे इस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। ओके, थोड़ा मेरे गले में दर्द हो रही है। कितना हो गया है? ठीक है, चलो मैं इसको ना, अभी थोड़ा मेरा गले में इशू हो रहा है, तो मैं इसका पार्ट 1 करके अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आप देख लेना पूरा अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी ही लाऊँगी।